चल अच्छा आज कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ना है ऐसा ही जी सर। कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अच्छा कौन कौन होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट? कौन होते हैं? वो अकाउंटेंट भी हो सकता है, वो ऑडिटर भी हो सकता है, वो टैक्सेशन डिपार्टमेंट भी हो सकता है, वो एडवाइजरी डिपार्टमेंट का ऐसा ही है। ये जो कोड ऑफ एथिक्स है ना, ये जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फील्ड में जितने भी लोग जिस भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं उन सब पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, अब ये कुछ रूल्स हैं बेसिकली जो स्टैंडर्ड बने हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, जो किसने बनाए हैं? IFAC ने। ठीक है, और पाकिस्तान में किसने इम्प्लीमेंट कराए हैं? ICAP। ठीक है, क्योंकि ICAP ही CAs को रेगुलेट करता है। यहाँ तक पता है आपको? IFAC क्या होता है? IFAC की फुल देखिएगा एब्रीविएशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। ऑफ अकाउंटेंट्स। अच्छा, इंटरनेशनल, अब ये क्या है? ICAP पाकिस्तान के जो CAs हैं इनको रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल IFAC होल वर्ल्ड में जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन है या अदारे हैं जो CAs को रेगुलेट करते हैं, अकाउंटेंट्स को बेसिकली, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो सिर्फ पाकिस्तान में जितने भी अकाउंटेंट्स हैं उनको रेगुलेट करते हैं, उन सबको IFAC मैनेज करता है। अब वो कैसे करता है? जितने भी नई पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, इस कोड ऑफ एथिक्स में कोई भी नई पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, ICAP अपनी तरफ से भी कर सकता है, लेकिन वो किस में इंप्लीमेंट होगी? वो सिर्फ पाकिस्तान में होगी। IFAC जो इंप्लीमेंट करेगा वो इस पूरी जितनी भी कंट्रीज होंगी, आई थिंक वहाँ पे 130 कंट्रीज लिखी हुई हैं। ठीक है, 130 कंट्रीज में ये इंप्लीमेंट होगी जो IFAC की तरफ से पॉलिसीज इंप्लीमेंट होगी। ठीक है, क्लियर है? IFAC, ICAP, इन सब के रूल्स। ठीक है, अब कोड ऑफ एथिक्स क्या है? कोड ऑफ एथिक्स में कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन पे जितने भी CAs हैं उनको अच्छा, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन पे जितने भी CAs हैं उनको अमल करना है। सबसे पहला है इंटेग्रिटी, सेकंड है ऑब्जेक्टिविटी। यही 5 प्रिंसिपल हैं। आप लोगों में से जो आएगा, और ये 5 प्रिंसिपल इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज आपकी जो फील्ड है उससे रेलिवेंट यही 5 हैं, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल फील्ड, कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी। लास्ट कौन सा? प्रोफेशनल बिहेवियर। ये आपको अपने कैफ से लेकर फाइनल तक हर जगह पे ये मिलेंगे कोड ऑफ एथिक्स। यहाँ पे आपके ITB में कैफ के 2-3-4 सब्जेक्ट्स में होगा, 2 से 3 में, फाइनल्स में होगा, हर जगह पे कोड ऑफ एथिक्स लाजमी होगी। ठीक है, अच्छा कोड ऑफ एथिक्स कौन से करंटली पाकिस्तान में? कोड ऑफ एथिक्स 2019 है। ठीक है, अब ये मतलब जो मोस्ट अपडेटेड वर्जन का आया था वो कब आया था? 2019 में। किसने इशू किया था? ICAP ने। ICAP ने पाकिस्तान में ICAP ने किया था, इंटरनेशनल बेसिकली IFAC करता है। ठीक है, पाकिस्तान में इसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन देखता है? ICAP देखता है। अच्छा, सबसे पहले कौन सा है प्रिंसिपल? इंटेग्रिटी। इसका मतलब है बीइंग ऑनेस्ट एंड स्ट्रेटफॉरवर्ड। ये विषय लिख लें। इसका मतलब है अनबायस्ड, knowledge,
पहले सबसे कौन सा है? इंटीग्रिटी। इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का क्या मतलब होता है वैसे? ईमानदारी। ईमानदारी। अच्छा, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑनेस्ट होना चाहिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। ऑनेस्ट किस सेंस में होना चाहिए और स्ट्रेट फॉरवर्ड किस सेंस में होना चाहिए? अपने काम के साथ। काम के साथ। अब लेट्स सपोज अगर ऑडिट की फील्ड में लेते हैं, ठीक है, अब आप किसी कंपनी का ऑडिट करने गए हैं, ठीक है, लेट्स सपोज जब आप ऑडिट करने जाते हैं तो फ्रॉड भी आपके सामने आता है, ठीक है, मिसस्टेटमेंट्स भी आती हैं, एरर्स भी आते हैं, ठीक है, आप इन सबको आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। बेसिकली फ्रॉड आपकी बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, लेकिन कह लेते हैं अभी आपके लेवल पे, ठीक है। अब आपने फ्रॉड भी आइडेंटिफाई करना है, मिसस्टेटमेंट भी आइडेंटिफाई करनी है, एरर भी आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब क्लाइंट आपको ऑफर करता है कि सर ऑडिट फीस तो है ही है, ठीक है, आप हमसे एडिशनल 1 मिलियन रुपीस ले लें और हमें अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दें, साफ रिपोर्ट दे दें हमें। कि ऑडिटर क्या करता है, रिपोर्ट देते हैं ऑडिट करने के बाद, ठीक है। अब आपको क्लाइंट ने कहा, क्लाइंट वो जिसका हम ऑडिट करने गए हैं किसी भी कंपनी ने, उसने कहा आप हमसे 1 मिलियन रुपीस ले लें एडिशनल ऑफ फीस और आप हमें साफ रिपोर्ट दे दें, ठीक है। अब क्या करेंगे आप? बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कोड ऑफ एथिक्स की कहता है कि आपने ऐसे अब ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई झूठ नहीं बोलना है एज एन ऑडिटर, या अपनी पर्सनल लाइफ से रेलिवेंट है। एज अ बीइंग अ प्रोफेशनल, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इस सब की इंक्लूमेंट कोड ऑफ एथिक्स समझ आ रही है? नहीं आ रही है, ठीक है। किस अपनी पर्सनल लाइफ में बीइंग ऑनेस्ट का क्या है? प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल में नहीं, ठीक है। यहाँ पे और अगर एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा तो नहीं मानेगा बात, लेकिन नॉर्मली मानते हैं सर। ऐसी मार्केट नहीं चल रही आजकल। अच्छा, यहाँ तक सब पहला समझ आ गया, ठीक है। क्या इंटीग्रिटी में क्या करना होता है? बीइंग ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब होता है? अनबायस्ड रहना, यानी कि उसको किसी एक ग्रुप की तरफ झुकाव नहीं रखना, या किसी की इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए किसी का, फेवरेट्स नहीं, ठीक है। लेट्स सपोज अगर यही एग्जांपल ले लेते हैं, आपको क्लाइंट कहते हैं अगर तो बात हमारी माने तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरे तरीके से मनवाना भी जानते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे एक अनड्यू इन्फ्लुएंस आ जाता है किसी भी इंसान पे, ठीक है। ऐसे मौके में क्या करना है? अनबायस्ड रहना है, इंडिविजुअल रहना है, जो बनता है वही रहना है, ठीक है। समझ आ गई है? नहीं सर बहुत दफा ये भी होता है ना कि मजबूरी पड़ जाती है मानना नहीं, बीइंग अ प्रोफेशनल कोई ऐसे वो आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन उस सेंस में आपको रेगुलेटर के पास जाना होता है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जब आपके बस में नहीं कुछ रहा, एक ऐसा प्रेशर आ गया जो आप नहीं जिससे डिनाई कर पा रहे, तो आपको आगे रेगुलेटर्स के पास जाना पड़ता है। आई कैप्स होते हैं, कुछ लीगल बॉडीज़ हैं, SCCP, आपको उनके पास जाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, कुछ और। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा है? प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस एंड बिहेवियर। इसका क्या मतलब है? कि अपनी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी जो आपके पास जितना भी नॉलेज है, जितना भी आपके पास स्किल है अभी तक जो आपने गेन किया, जो आपके पास एजुकेशन, ऑब्वियसली नॉलेज आपके पास कैसे आएगा? आप 3.5 ईयर्स, अगर एक न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होगा तो उसके पास भी 3.5 साल का फॉर्म का एक्सपीरियंस मस्ट होगा। उसके पास एजुकेशन क्लास क्योंकि पेपर्स के पास किए होंगे, और CA के पेपर वैसे भी बहुत फाइनेंस के तो स्पेशली मुश्किल होते हैं। एक्सपीरियंस उसके पास हो, अपना इन सब को, ये सब चीज़ें उसके पास होंगी, ठीक है। He have to use all his abilities, ये उसने अपना नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, उसने जो भी अब तक अर्न किया है, जो भी उसने गेन किया है, उसको यहाँ पे, क्योंकि कहते हैं किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला या ऑडिटर का यही फैसला होता है कि उसने जब कोई भी ऑडिट रिपोर्ट साइन करनी होती है या ओपिनियन देना होता है कोई ऑडिट करने के बाद किसी भी क्लाइंट पे, ठीक है। अब बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट उस पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी? उसने जब भी किसी भी डिसीजन पे पहुंचना होगा तो इन सब फैक्टर्स को सामने, अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस, एजुकेशन जितनी भी उसने अब तक गेन की उस सब को सामने रख के इस्तेमाल करके कोई भी ओपिनियन देनी है। इससे क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गई? नेक्स्ट क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या मतलब है? कि कोई भी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी कंपनी से रिलेटेड उनको कंपनी से रिलेटेड, आप किसी कंपनी को जब ऑडिट करने जाते हैं, आपके पास जो टैक्स किसी का आता है, आपने किसी की रिटर्न्स फाइल करनी है तो उसके रिटर्न से रिलेटेड जितना भी डाटा होता है, लेट्स सपोज अगर आपने सेल रिटर्न फाइल करनी है किसी की भी,
तो उसकी जो उस मंथ की सेल्स होगी वो सारी आपको पता होगी, हम्म, हर इनवॉइस आपके पास होगी, बिल्कुल। ठीक है होगी। अब जब हर इनवॉइस आपके पास है तो उसको आप नेगेटिव में यूज़ कर सकते हैं किसी भी कंपनी में, या एज एन ऑडिटर जब आप किसी कंपनी का ऑडिट करने जाते हैं तो उसके हर पूरे साल के जितने भी उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब आपके पास होते हैं। उनकी सेल्स कितनी हुई है, परचेज कितनी है, सैलरीज कितनी है, एक्सपेंस कितने थे, एडमिन एक्सपेंस कितने थे, कॉस्ट ऑफ सेल, हर चीज़ आपको पता होती है, ठीक है। और अब यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप वो जाके किसी थर्ड पार्टी को बता दें या किसी ऐसे इंसान को बता दें जिसका इन्फ्लुएंस हो उस कंपनी में, ठीक है, समझ आ रही है, क्लियर है। या लेट्स सपोज अब किसी कंपनी का शेयर डाउन होने वाला है, आपने देख लिया कंपनी लॉस में है, ठीक है, आपने किसी रेलिवेंट पर्सन या किसी रिश्तेदार ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, तो आप कहते हैं भेज दे भाई इसका शेयर डाउन होने वाला है, ये क्या है, ये कॉन्फिडेंशियलिटी थ्रेट है, ये कॉन्फिडेंशियलिटी के प्रिंसिपल को ब्रेक करती है, ठीक है। ये आपने जो भी इंफॉर्मेशन आपकी कंपनी के पास है, एक्सपेक्ट किसी भी रेलिवेंट डिपार्टमेंट को अगर आपसे टैक्स वाले FPR पूछते हैं वहाँ पे बताना पड़ता है, ठीक है, वो लीगल रिक्वायरमेंट्स है। नेक्स्ट क्या है, प्रोफेशनल बिहेवियर का क्या मतलब है, सारे जो Acts लॉज meaning law, रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंगली आप उनको ना प्रोसेस करें, उनके अकॉर्डिंग प्रोसेस करें, आपको जो भी लॉज रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको फुलफिल करके प्रोफेशनली बिहेव करें। प्रोफेशनली बिहेव कैसे करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट्स है लॉ की वो पूरी करें, बीइंग एन ऑडिटर जो आई कैप की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करें, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है SEC की तरफ से उनको फुलफिल करें। ये समझ आ गई पांचों यस सर, कोड ऑफ एथिक्स क्लियर है जी सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, जी सर, ठीक है। एक बार इसको पढ़ लें कंप्लीट, रीड करें इसको, और ये स्टार्ट से करिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ मेंबर ऑफ IFAC, यहाँ से जैसे आई कैप मेंबर है IFAC का, वैसे ही बाकी 130 कंट्री के जितने भी वो इदारे होंगे उसके कंट्री के जो रेलिवेंट होंगे, जैसे इंग्लैंड का इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, कुछ ऐसा नाम है। अब वो भी सभी जितने भी 130 कंट्री के जो इस तरह के होंगे अकाउंटेंट की जो बॉडीज़ होंगी वो उसकी मेंबर्स होंगी IFAC की, ठीक है। ये पढ़ें, ये एग्जांपल्स भी मस्ट पढ़िएगा क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे एग्जांपल्स में से बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। पढ़ा, सर प्रोफेशनल बिहेवियर तक पढ़े ना पूरा, हाँ जी, कंप्लीट जो टॉपिक है कंप्लीट पढ़ें।
समझ आ रही? लास्ट जो सेल्फ टेस्ट जो मल्टीपल चॉइस है कर चुके हैं आप तो नहीं है ना? अच्छा ये स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा। Dash is defined as discipline dealing with what is good and bad with moral duty and obligation. A. Ethics. B. Business ethics. C. Legal ethics. D. Corporate social responsibility. किसी की डेफिनेशन लिखी हुई है ये? Ethics की एथिक्स की। बिजनेस एथिक्स की नहीं है? नहीं, इधर मेंशन नहीं है ना बिजनेस का कुछ। अच्छा, बिजनेस एथिक्स और सिर्फ एथिक्स में क्या डिफरेंस है? बिजनेस एथिक्स और किसमें? सिर्फ एथिक्स में, ओनली एक एथिक्स। में बिजनेस की रिलेटेड उसका कोड होता है ना सारा, लाइक कि बिजनेस में क्या गुड है और क्या बैड है, और सिर्फ एथिक्स क्या है? जनरली Generally एक good इंडिविजुअल के लिए, definition। किसी भी एक इंसान के लिए क्या गुड है और क्या बैड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें। Dash is defined as set of moral principles which guide organizations what is right, wrong, and appropriate in the workplace. Ethics, business ethics, legal ethics, corporate social responsibility. business ethics. Business ethics. बिजनेस एथिक्स क्यों? ऊपर क्योंकि तो यहाँ पे है वर्क प्लेस का वर्क प्लेस में जो specifically चीज़ mentioned। अच्छी है और क्या गुड है और क्या बैड है उसके बारे में डिफरेंशिएशन करता है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ें। Dash is defined as conducting business ethically and with sensitivity towards social, cultural, economic and environmental issues. Ethics, business ethics, legal ethics, corporate social responsibility. कौन सी है इसकी डेफिनेशन? Corporate social responsibility. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बिजनेस कैसे एथिकली और हर चीज़ जो मेंशन है या लाइक सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली उसको सोशल इन्वायरमेंट पे किसी भी बिजनेस का क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है? अगर वो का- पॉजिटिव है तो हम उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। क्लियर है? Yes, sir. ये पढ़ा था हमने, बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ें। ethically speaking, a car dealer can sell a car without disclosing that there was an accident as far as the car was repaired and tested by a reputed mechanic. True or false? False. फॉल्स। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कोई भी कार डीलर है अगर कोई कार सेल करता है तो वो यार ये बताए कि कार डैमेज हो चुकी है, कार रिपेयर हम निकाल चुके हैं एक बार, Hiding ठीक है? information. अब साथ उसने ये लिखा हुआ है एथिकली स्पीकिंग। नॉर्मली बिजनेस में ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन है गलत। लेकिन अगर लेट्स सपोज आपको ये नहीं पता कि हमने यहाँ पे ये ट्रू बात करें या फॉल्स करें, अगर एथिक के सेंस में होगा तो ऑब्वियसली ये गलत है, ठीक है? तो ये साथ इसलिए पीछे वो लिख देंगे कि एथिकल स्पीकिंग। हम एथिकल या इन द कोड ऑफ एथिक्स पूछ लेगा या अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है? आपसे इस सेंस में पूछेगा तो आपको डायरेक्टली आपको यही पता चल जाएगा कि ये बिजनेस एथिक्स से क्वेश्चन आता है। तो क्लियर है? जी। नेक्स्ट बढ़े।
Ethically speaking, a builder can bribe the building control authority to build three extra unauthorized floors as far as there is genuine commitment to buy 100 ambulances for EV Trust. True or false? ट्रू फॉल्स? False. अच्छा, इसका मतलब क्या के क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि जो एक बिल्डर है वो ब्राइब कर रहा है, रिश्वत दे रहा है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को कि वो कुछ एक्स्ट्रा जो मतलब अनऑथराइज्ड फ्लोर अब नॉर्मली सिटीज़ में ऐसा होता है कि एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि आप 3 फ्लोर तक जा सकते हैं, 4 फ्लोर तक जा सकते हैं, ठीक है, हर एरिया में। अब उससे ज़्यादा ऊपर जब जाएगा ऑब्वियसली जो बनाने वाला होगा उसको बेनिफिट होगा, मे बी रेंट की सेंस में या फ्यूचर में सेलिंग की कॉस्ट की सेंस में उसको ज़्यादा अच्छे पैसों में बिक जाएगा, ठीक है। वो कहते हैं कि हाँ, एक तो हमने उससे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़ को हमने रिश्वत दी है, सेकेंडली वो ये भी कह रहा है कि कमिटमेंट भी कर रहा है कि मैं ईजी ट्रस्ट के लिए 100 एम्बुलेंसेज भी दूंगा, ठीक है ये जो दूसरा काम है ये सोशल वर्क है, लेकिन है अनएथिकल। क्यों? बिकॉज बैक एंड पे जो पर्पस है वो गलत है। क्लियर है? समझ आया? मैं अभी इधर सोच रही था ऑडिट का आपने बताया था ना, जैसे 1 मिलियन उसको देता है तो मतलब गलत रिपोर्ट्स के लिए, तो मैं ऐसे सोच रही थी कि ही कैन डोनेट, मतलब अगर उसको आते हैं तो वो डायरेक्टली कुछ ऐसे डोनेशन ग्रुप्स को भेज दे, लाइक अगर उसके अपना कुछ ऐसे तो लेकिन तो अगर उसकी अपनी फिर अभी ये उधर बात आई है ना कि ये information ईडी ट्रस्ट के लिए कर रहा हाँ, है। लेकिन बिकॉज बैक एंड पे जो इशू अगर तो बैक एंड पे कोई ऐसी इंटेंशंस नहीं है फिर तो इसका कोई कंसर्न नहीं है ऐसे अनएथिकल वे से, ठीक है, लेकिन जो इंटेंशंस होती हैं वो बहुत मैटर करती हैं। सर मतलब पाकिस्तान में तो ऐसे है ना कि देयर इज लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ऑथराइज्ड पीपल ना, तो फिर तो मतलब वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर अगर हो तो मतलब अगर उसको मतलब अब आप समझ सकते हैं ना कि बहुत ज़्यादा लाइक मसाइल होते हैं लिविंग इन पाकिस्तान, तो फिर मतलब अगर वो खुद को लाइक अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करके वो डोनेट तो कर सकते हैं, लाइक खुद पे वो हराम खर्च ना करें। कह सकते हैं कुछ इतने ज़्यादा लोग मारे होते हैं, किसी के पास तो मुफ्त का पड़ा है तो क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए। हाँ, ये तो अब वही बात होगी हराम जिसके मार पास के पड़ा तो होता है उसको अपने दौलत से मोहब्बत होती है। हाँ ये भी है। चल जिसको इतनी खुले पड़े में दे रहे हैं किसी को, सही सब जगह बस लगाया है जाए, ना। सही जगह लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक समझ आ गई है? जी सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। XYZ organization has decided to install a handmade carpet factory in an underdeveloped locality. They plan to hire underage students as workers, paying them below minimum wage. They believe that it is their social responsibility to help poor students and their families. True or false? ट्रू है? False. फॉल्स है। अच्छा, जब क्वेश्चन आपको आएगा तो मैं भी ऐसी सिचुएशन, अब जो स्टार्ट में जब आपने देखा है मिनिमम वेज तक देखेंगे तो ये बात, अब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी कॉस्ट कम करने के लिए चाइल्ड लेबर हायर कर रही है, यहाँ तक तो आपको देख के लगेगा कहना एथिकल है, लेकिन मे भी जो नेक्स्ट लाइन है वो देख के ये भी लग जाए कि मे भी इससे कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। जैसे ऊपर उसने लिखा था कि उसने वहाँ पे पहले रिश्वत भी दिया और फिर ईदी के लिए। अब यहाँ पे तो इजी दिया है, ये दोनों क्वेश्चंस इजीली देख के आप लोग समझ सकते हैं कि इट्स नॉट एथिकल, ठीक है, लेकिन मे भी जो क्वेश्चन हो बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन इतना इजी है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पहली चीज़ ये है कि आपकी जो रीडिंग हो, आपने जो चैप्टर पे ग्रिप हो वो अच्छी हुई हो। अब आप, मैंने तो पढ़ा दिया, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने इसको रीड करना है, बार बार रीड करना है, ठीक है, आपके चैप्टर पे ग्रिप अच्छी हो और वहाँ पे आपको एफिशिएंटली। अब नॉर्मली जो स्टूडेंट के पेपर फेल होते हैं वो उस वजह से होते हैं कि वो जो टाइम होता है ना, जैसे आपका 2 घंटे या 2 आवर्स का पेपर होता है, ठीक है, वो उन 2 आवर्स में सही परफॉर्म नहीं कर सकते। अब आता सब कुछ है लेकिन उन 2 घंटे में नर्वस हो गए। फर्स्ट टाइम पेपर कोई भी बंदा देखता है, जब मैं भी पहली बार पेपर अपना देने गया था, हमारी तब AFC होती थी, मुझे भी देख के सब भूल गया था, भूल नहीं गया था, फर्स्ट जो इम्प्रेशन आता है पेपर का उसमें ऐसे लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन दोबारा पढ़ें और फिर मेरे पेपर कोई नहीं रुका था उनमें से, ठीक है। तो ये एक चीज़ है कि अगर आप नर्वस नहीं होंगे तो आपका पेपर नहीं रुकेगा इंशाल्लाह, ठीक है। अगर आपको आपकी एक तैयारी एवरेज है, आपने मेहनत की है, बिकॉज टाइम CA के सब्जेक्ट्स में इतना ज़्यादा नहीं होता, तो उस टाइम में जितनी हो सकती है अगर आपने उतनी कर ली, और आपको पासिंग मार्क्स लेने, आपको 50 नंबर लेने, ठीक है, अगर आपका 50 का तो आपको 25 नंबर लेने, ठीक है। पासिंग मार्क्स लेने के लिए 50% के लिए जितना टाइम है ये इनफ होता है। अगर आप वो जो 2 घंटे होते हैं एग्ज़ाम में उनको अगर आप सही यूटिलाइज़ कर लें, ठीक है।
तो वहाँ पे आपने नर्वस नहीं होना। जो स्टूडेंट मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं सीए में, अगर आप जो 50% स्टूडेंट की फेलिंग जो रेशियो है वो सिर्फ इस वजह से एक डर है या नर्वसनेस की वजह से। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें क्योंकि टाइम अभी कम रह गया। I saw that there is a vacancy for HR and my cousin has education and experience in this area. I think she could fit in the organization. I don't see any conflict here. What is the best course of action? इनमें से क्वेश्चन समझ आ गया? जी। मेरी कज़न है, वैकेंसी भी HR डिपार्टमेंट में एचआर और डिपार्टमेंट में हाल ही है, मैं जहाँ पे काम करता हूँ उसी जगह पे। ठीक है, अब बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन चारों में से पढ़ के बताएं मुझे। I should talk to HR and ask him to give priority to my cousin as she is the best candidate. प्रायोरिटी देने एथिकल है अनएथिकल है? Unethical. अनएथिकल है। नेक्स्ट पॉइंट। I'll ensure by speaking to other colleagues that she will get the position. एथिकल है दूसरे किसी कॉलीग से बात करेंगे, किसी सीनियर से कि उसको जॉब दे दें। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट थर्ड। I can ask my cousin to apply online and use my name as referral. ये एथिकल है अनएथिकल? पहले लास्ट पढ़ लें फिर इन दोनों में से बताइए। As I am sure that my cousin will get the position, I can tell her to join me and my colleagues for breakfast in the office next morning. ये तो बिल्कुल अजीब है। सी हो सी करेक्ट ऑप्शन है। डी क्यों नहीं है? अब डी में वही कह रहा है कि मुझे ये यकीन है कि मेरे जो कज़न है उसको जॉब मिल जाएगी, तो वो कल से आके हमारे साथ ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर दे, हमारे साथ काम करना ऑब्वियसली स्टार्ट कर दे, ऑफिस हमें ज्वाइन कर ले। क्योंकि उसको यकीन है ना, अभी उसको यकीन है सिर्फ, बट ये उसको अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई, इट नॉट गेट ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, अब इसका इंटरव्यू होगा, देन उसके बाद ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। सर रेफरेंस यूज करना ये तो अनएथिकल है। अच्छा, रेफरेंस की वो रेफरेंस नहीं है। रेफरेंस आप जब अपनी सीवी बनाते हैं तो उसमें भी लिखा जाता है कि रेफरेंस विल बी जनरेटेड अपॉन डिमांड, या एक रेफरेंस साथ लिख दिया जाता है किसी भी एक ऐसे इंसान का जो इस मार्केट में, जैसे अभी जब हम गए थे तो हमने सर एच राना का रेफरेंस डाला था अपनी सीवी में। तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि वो एक नाम होता है, तो जो कंपनी होती है वो कॉल करके उस बंदे से पूछ सकती है कि इसका बैकग्राउंड कैसा है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसका रेफरेंस डाला गया होता है उसकी भी आ जाती है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ लीगली होती है। इससे ये होता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उस बंदे पे भी, बिकॉज जिस बंदे का नाम डाला जाता है उस मार्केट में उसका नाम अच्छा होता है। ठीक है, समझ आ गई? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ें। Which of the following statement is true in testing ethical decision making for project? Select only if mirror test is clear. Select without considering mirror test. Select if legality is not obvious but can find a consultant to fix it. Select if primary objective or shareholders value maximization is certain, ignoring mirror test. अच्छा, कौन कौन से टेस्ट होते हैं? दो टेस्ट हमने पढ़े थे। Mirror test, कॉन्सिक्वेंसेस। सबसे पहला टेस्ट कौन सा होता है? mirror टेस्ट। दूसरा कौन सा होता है? कॉन्सिक्वेंसेस। मिरर में क्या होता है? खुद को जज करना। खुद को जज करते हैं कि अगर हम वहाँ से होते तो क्या होता है। कॉन्सिक्वेंसेस उसके आफ्टर अगर हम वहाँ पे होंगे तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा। ऐसा ही है। क्वेश्चन में क्या है कि कौन सा इसमें से स्टेटमेंट है एथिकल डिसीजन मेकिंग? हाँ, जो क्वेश्चन है पार्ट 1 है वो ठीक लग रहा है। सिलेक्ट ओनली इफ मिरर। अगर आपका मिरर टेस्ट क्लियर है, अगर आपको ये फील हो रहा है कि अगर हम यहाँ पे होते तो ये जगह ठीक होती हमारे लिए, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें। नेक्स्ट कौन सा? सिलेक्ट विदाउट कंसिडरिंग मिरर टेस्ट नहीं। सिलेक्ट इफ लीगलिटी इज नॉट ऑब्वियस बट कैन फाइंड अ कंसल्टेंट। अगर लीगल नहीं है लेकिन कंसल्टेंट फाइंड करेंगे। एक चीज़ जो लॉ ने का मना कर दी है, अब उसका केस चलेगा भी तो मे भी 2 साल केस चलने के बाद भी उसका ये आउटकम आएगा। लास्ट सिलेक्ट इफ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ शेयर, इग्नोरिंग मिरर टेस्ट। अब जो लास्ट में ये कह रहा है कि शेयर होल्डर की जो वेल्थ है वो बढ़ जाए, प्रॉफिट बढ़ जाए, इग्नोर कर दें एथिक्स को, मिरर टेस्ट को। ठीक है, ऐसे तो आप कोई भी गलत काम कर सकते हैं, इससे एथिक्स को बढ़ने का पर्पस ही नहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ें। Which of the following statement is not an advantage of being socially responsible? Being socially responsible organization can bolster an organization's image and build its brand. Social responsibility empowers employees to leverage the corporate resources at their disposal to do good. Formal corporate social responsibility programs can contribute positively to employee morale and lead to greater productivity in the workplace. Embracing socially responsible policies cannot help in attracting and retaining customers, which is essential to a organization's long-term success. कौन सा वाला इसमें से एडवांटेज नहीं है बिग शो सोशल रिस्पांसिबिलिटीज करने का?
जी, बाकी पहले तीनों तीनों जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब यहाँ पे आपने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया, पेपर में आपसे इतना इजीली आइडेंटिफाई नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, तैयारी अच्छी होनी चाहिए, क्लियर है। अब यहाँ पे सेकंड बात ये भी है कि अब आपको ये पता है कि सिर्फ जो क्वेश्चंस हैं वो इसी एक चैप्टर में से हैं। पेपर कहाँ से आता है, पेपर पूरे 10 चैप्टरों से आएगा, ठीक है। वहाँ पे आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा, रीडिंग गो थ्रू करनी पड़ती है तो क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ें। Which of the following is an example of social responsible activities? Environmental efforts, volunteering, both A and B, none of these. Both A and B. बोथ हैं एंड बी, क्लियर है। Yes, sir. अच्छा 10 आज कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कर देंगे क्योंकि अभी टाइम थोड़ा सा कम है। 6 रह गई। अच्छा चलें पढ़ दें जल्दी से। Which of the following statement is not true? Evidence of reputation risk is conclusive. Environmental efforts is one of the primary focus of CSR. Mirror testing is a technique for ethical decision making. Avoiding conflict of interest is a consideration for business ethics. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था क्या होता है, क्लियर है, ठीक है। अब इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, रेपुटेशन रिस्क इज कंक्लूसिव। बी सी डी आप लोगों को ठीक लग रहा है। CSR मतलब कौन सा? ऑप्शन नंबर बी में लास्ट वर्ड एक लिखा है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है। इन्वायरमेंटल एफर्ट एक प्राइमरी फोकस है, इन्वायरमेंट पे आपको जो इम्पैक्ट है वो अच्छा जाए। मिरर टेस्टिंग एक टेक्निक है एथिकल डिसीजन मेकिंग की। अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को आपको अवॉइड करना अच्छी चीज़ होती है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बुरी होती है, ठीक है, क्योंकि आपका किसी अपने का भी वहीं पे इंटरेस्ट होता है, आपका भी वहीं पे इंटरेस्ट होता है, जिसकी वजह से आपका जो डिसीजन होता है वो अनबाइस्ड हो जाता है। और जब डिसीजन अनबाइस्ड हो तो वो कौन सा कोड ऑफ एथिक्स ब्रीच होता है, प्रिंसिपल? जब क्या? अगर आपका डिसीजन अनबाइस्ड नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी, अगर आपका डिसीजन अनबाइस्ड नहीं है, बाइस्ड है, ठीक है, तो कौन सा प्रिंसिपल ब्रीच होगा? ऑब्जेक्टिविटी, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट पढ़ें। Organizations that have been exposed to reputation risk include organizations accused of buying from suppliers in developing countries that use child labor or slave labor, organization accused of polluting the environment, all of above, none of above. इन दोनों में से कौन सी रेपुटेशन रिस्क पे इफेक्ट कर सकती है, कौन सा रेपुटेशन रिस्क है? बोथ। नेक्स्ट पढ़ें। Following are the not key consequences of unethical behavior: labor practices, conflict of interest, all of above, none of above. अनएथिकल बिहेवियर की इन दोनों में से या तीनों में से कौन सा ऐसा है जो अनएथिकल बिहेवियर की कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है? कोई भी अच्छा अनएथिकल बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये दोनों, रिजल्ट है? नहीं, ये तो कॉज होंगे ना, फिर आगे कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। कॉज कह रहे हैं, अभी यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस लिखा हुआ है। अब इन दोनों में से दोनों ही कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आंसर को भी नहीं लिखना। सर आप लेबर प्रैक्टिस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दोनों अनएथिकल हैं या एथिकल हैं? बिल्कुल बिल्कुल अनएथिकल है। दोनों अनएथिकल हैं, ठीक है। वो कहते हैं इन दोनों में से कौन से ऐसे हैं जो अनएथिकल नहीं है, तो कौन से हैं? दोनों अनएथिकल है। दोनों अनएथिकल हैं, ठीक है, इसलिए नन ऑफ द अबव। समझ आ गया क्यों? नहीं आई? आयशा आपको आई है? नहीं आई ना। अब क्वेश्चन में वही जगह पूछ रहे हैं। लेबर प्रैक्टिस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये दोनों अनएथिकल है। क्वेश्चन में उसने पूछा है कि कौन सी जो कॉन्सिक्वेंस है वो अनएथिकल नहीं है। अनएथिकल दोनों हैं तो दोनों अनएथिकल हैं। फिर आला तो कौन नहीं आ सकता था कि दोनों अनएथिकल है। उन्होंने पूछा कौन सा अनएथिकल नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं सर उन्होंने है। लेबर प्रैक्टिस अनएथिकल नहीं है, अनएथिकल नहीं है का मतलब वो वाले काम जो एथिकल है, अनएथिकल नहीं है तो एथिकल हुए। तो इन दोनों में से कैसा है जो एथिकल है? नहीं है, क्लियर है? आपको समझ आ गया? नेक्स्ट सर लेबर प्रैक्टिसेस लिखा हुआ है ना, तो इन्होंने तो वो नहीं लिखा हुआ ना, ये स्लेव वो यहाँ पे कंसीडर आप उनको कर लें, चाइल्ड लेबर की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ें। सर वैसे में पेपर में आता है तो कंफ्यूजन पेपर में क्लियर आएगा, पेपर में ऐसा Which of the following statement is true for corporate code of ethics? It may be formal or informal. In UK, very few top organizations have it. You can't train people; it's a natural instinct, strongly endorsed from the top. अब हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स की।
आपने नोट किया होगा जितने भी एमसीक्यूज हैं ये सब बुक में से गए हैं, पीछे लिखे हुए थे। अब इनमें से कौन सा हमने पढ़ा था? स्ट्रांगली एंडोर्स्ड। तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि टॉप ऑर्डर से इसके अब अगर कोड ऑफ एथिक्स जो लॉज हैं वो टॉप ऑर्डर के जो लोग होंगे, हायरार्किकल ऑर्डर के जो होंगे वो फॉलो करेंगे, तभी जूनियर एम्प्लॉइज फॉलो करेंगे। ठीक है, स्ट्रांगली एंडोर्स का मतलब क्योंकि लोग आपकी बातों से इतना नहीं सीखते जितना आपको देख के अमाल से सीखते। नेक्स्ट पढ़ें। अमाल जम होती है। आई कैप कोड ऑफ I एथिक्स kept code of रिक्वायर ethics। फॉलोइंग, कौन कौन से आई कैप कोड ऑफ एथिक्स में इन्वॉल्व हैं? तीनों। लास्ट पढ़ें। फॉलोइंग आर द वेज organization can reduce the potential for ethical consequences by educating their employees, leading through example, all of above, none of above। कौन सा? both educate भी कर सकते हैं और लीड भी और कर सकते हैं लीड भी कर सकते हैं अब खुद अपने एक्शन से। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया? ये चैप्टर क्लियर है, इसमें कोई इशू? ठीक है। अब वो तो आए नहीं है, इन्होंने मंडे को आना था फ़खर ने, और उन्होंने सर मंडे को छुट्टी ट्यूसडे को, सॉरी। जो को उसके आ जाएगा। चलिए बस फिर जिस चैप्टर का टेस्ट होगा वो फिर इस चैप्टर का टेस्ट है ना? ये तो सर फिर जिस चैप्टर का टेस्ट हो ग्रुप में ग्रुप बता में मैसेज दीजिएगा। आ जाएगा ना आप लोगों को आज ही।